बच्चों, आज हम कक्षा 11 इतिहास विषय का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये फोर्थ चैप्टर है हमारे सिलेबस का। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 11 में जो इतिहास पढ़ाया जाता है उस पुस्तक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री है। उसके कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको समझना है कक्षा 11 में। फिर अगले साल जब आप आएंगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, फिर इंडियन कल्चर जो रहा है, रिलीजियस मूवमेंट जो रहे हैं, धार्मिक आंदोलन, फिर मेडुअल इंडिया और उसके बाद में आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। तो ये आपका फाइनल ईयर होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होता है विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो इस क्रम में हमने सबसे पहला लेखन कला और शहरी जीवन पढ़ा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट था, हम पढ़े। फिर उसके बाद में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य की बात मैं कर रहा हूं, उसको हमने पढ़ा। और फिर उसके बाद उसी क्रम में, किस क्रम में, विश्व इतिहास के कुछ विषय पढ़ने के क्रम में हम आज आ पहुंचे हैं अपने फोर्थ चैप्टर पे, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। इस्लाम का उदय कहाँ हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, कैसे वह आज आधुनिक समय के विभिन्न देशों में विद्यमान है, उपस्थित है, उसके प्रतिनिधि उपस्थित हैं, एक बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। तो ये सारी चीजें कैसे व्यवस्थित हुई, इसको हमें इसमें पढ़ना है। जैसा कि हमारा टॉपिक कह रहा है इस्लाम का उदय, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इस्लाम धर्म जो है आज इतने विस्तृत स्वरूप में, इसका उदय कैसे हुआ, इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, प्रारंभिक दशा कहाँ से शुरू होती है और कैसे आगे बढ़ती है, और फिर उसका विस्तार ये कैसे हुआ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और हम लोग किसने, यहां से शुरू करके और यहां तक, इतने सालों के बीच में हम इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान, तो वर्तमान में 1.8 अरब पूरे विश्व में इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या लगभग 1.8 अरब के आसपास है। ये भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं। ये भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोलते हैं। ठीक, अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जहां पे है वहां की भाषा यूज करते हैं। तो इनका भाषाई विविधता भी इनके अंदर है। पहनावा भी काफी हद तक भिन्न भिन्न है। ठीक, पहनावा भी भिन्न भिन्न है। और ये कैसे मुसलमान बने, इसका भी तरीका भिन्न है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो भी इस्लाम को अपनाया या जिसने भी मुसलमान, जो भी मुसलमान बना, उसे सिर्फ धर्मांतरण कराया गया या उसने अपनी इच्छा से ही ग्रहण कर लिया। उसके कई तरीके थे, कुछ व्यापारिक लाभ के लिए, कुछ धार्मिक शोषण से परेशान होकर, कुछ संगठन के अभाव में और कुछ दबाव में आकर। तो कई तरीकों से इस धर्म को मानने वालों की एक संख्या, एक समुदाय बन के तैयार हुआ। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि कुल आबादी लगभग इतनी है विश्व में। इनके जो इनकी नागरिकता है वो अलग अलग देशों में, भिन्न भिन्न राष्ट्रों की नागरिकता है इनके पास, अलग अलग है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और पहनावा भी भिन्नता विविधतापूर्ण है। ये कैसे मुस्लिम बने या इस्लाम धर्म को कैसे उन्होंने ग्रहण किया, इसका भी तरीका काफी हद तक अलग अलग है, सबका एक जैसा नहीं है। फिर भी इनकी जो जड़ें हैं,
जड़ें अर्थात मान्यताएं बहुत समान है, अर्थात जड़ें बहुत गहरी हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ये। अब हम इसकी शुरुआत देखें तो आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व, यानी आज से लगभग 2020 चल रहा है, 20th सेंचुरी जो रही, 21st सेंचुरी जो चल रही है, इससे लगभग 1400 साल पहले इस व्यवस्था का आरंभ होता है, श्री गणेश होता है या शुरुआत होती है। कहां पे हुआ आरंभ? अरब प्रायद्वीप में हुआ। यहाँ ये समझ लीजिए प्रायद्वीप क्यों कहा गया। भारत जो है प्रायद्वीप है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है वो क्या है? प्रायद्वीप। अरब भी 3 दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है। ठीक, अगर देखें तो अरब का शेप कुछ ऐसे ही है। ठीक, ये यहाँ का ऐसे अफ्रीका वाला क्षेत्र है, तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहा गया। और इसका जो विकास हुआ वो कहाँ शुरू हुआ? अरब प्रायद्वीप में आरंभ होता है इसका विकास। इस अध्याय में फाइनली चैप्टर में हम अरब में इस्लाम के उदय और मिस्र व अफगानिस्तान तक के उसके विस्तार की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अरब में उदित हुआ और कैसे वो मिस्र और फिर मिस्र से अफगानिस्तान तक के क्षेत्रों में फैल गया। बाकी आगे के क्षेत्रों में तो आक्रमणकारी या फिर ये कह लीजिए मोहम्मद बिन कासिम जो भी हुए हैं अपने साम्राज्य विस्तार के लिए या फिर आर्थिक इस समृद्धि के लिए जो भी आए, वो प्रसार का तो बाद का भारत का क्षेत्र है आता है, लेकिन अफगानिस्तान तक वो निर्बाध रूप से फैला। अपनी धार्मिक मान्यताओं, अपनी व्यवस्थाओं और विश्वासों के प्रभाव के बल पर, अपने संगठन शक्ति के बल पर वो वहां तक फैला। उसके आगे की स्थिति आक्रमणकारी रही, आक्रामक रही, लेकिन वहां तक तो हम ये देखेंगे कि कैसे इस्लाम का उदय अरब में हुआ और कैसे वह धीरे धीरे मिस्र और अफगानिस्तान तक के पूरे क्षेत्र में फैल गया। अब यहाँ पर जो इस्लाम की बात होती है तो इस शब्द का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक धार्मिक व्यवस्था या एक धार्मिक समुदाय। एक धार्मिक समुदाय मात्र नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण सामाजिक व सांस्कृतिक इकाई जो एक संगठित और व्यवस्थित स्वरूप में प्रकट हुई, उससे अर्थ है इसका। ठीक है, यानी इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म का शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ इस शब्द के लिए नहीं किया जाता है कि एक धार्मिक संप्रदाय है, बल्कि इसकी संपूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक, संगठनात्मक जो भी इसका ढांचा रहा है, उस संपूर्ण ढांचे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इस्लाम शब्द का। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से हमारी समझ में इतना आ गया कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है, हम क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे ओवरऑल, ये हमारे लिए एकदम कंफर्म हो गया। यानी ये क्या है आपका एक तरह से परिचय पत्र। ठीक, हर व्यक्ति का अपना परिचय पत्र होता है, उस परिचय पत्र को देखकर बहुत हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कौन है। ठीक, लगभग हम नजदीक पहुंच जाते हैं कि ये होगा कौन या है कौन। तो ठीक इसी तरह ये आपका परिचय पत्र है। इस परिचय पत्र से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा
कि इस चैप्टर में क्या मिलने वाला है और क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर में। अब उसमें देखेंगे कि सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक कौन सी सिद्धांत, कौन से तथ्य हमको मिलेंगे जिनको हमको विस्तृत स्वरूप में पढ़ते हुए जाना है। यानी कि अब हम चल रहे हैं अपने पाठ्यक्रम के बिंदुओं पर। जो हमारा पाठ है चैप्टर 4 है, जिसका नाम है इस्लाम का उदय व विकास। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है ताकि बेहतर ढंग से हम समझ सके ये बात, उदय और विस्तार। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट हुआ, तो परिचय आप लोगों ने समझ लिया। तो इसके बाद परिचय, और उसके बाद आपका पॉइंट आता है इस्लाम का उदय और विस्तार में अरब में इस्लाम का उदय। अरब में इस्लाम का उदय, यानी इस्लाम का उदय। अब मेन टॉपिक हमको यहाँ पे मिलेगा, इसमें पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी हमको। फिर इसके साथ ही साथ धर्म निष्ठा। ठीक, यानी जब हमने उदय पढ़ ही लिया, इसके साथ ही साथ इनके सिद्धांतों, इनकी निष्ठा किन बातों में थी, इनका विश्वास किसमें था, ये सारी चीजें भी। धर्म निष्ठा, फिर समुदाय कैसे बन गया बड़ा, इसमें हम देखेंगे। उम्मा वर्ग मिलेगा हमको, उम्मा मतलब आस्तिक, तो उम्मा वर्ग कैसे उत्पन्न हुआ, जिसको एक समुदाय कहते हैं। समुदाय और राजनीति, ये संभवतः आपके 2 वीडियोस में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि इसमें हम उदय को पढ़ेंगे, कैसे उदय हुआ, और हजरत मोहम्मद साहब जिन्होंने स्वयं को 622 ईस्वी में रसूल घोषित किया, जो अल्लाह थे या जो ईश्वर थे उनके हिसाब से, उनका पैगंबर बताया कि मैं उनका संदेश वाहक हूँ, मैसेज लेके आया हूँ। उनका मैसेज है कि अल्लाह या ईश्वर की इबादत होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। तो उन सब बातों को यहाँ पर समझते हुए, धर्म की निष्ठा को समझते हुए जब हम पहुंचते हैं तो काफी ज्यादा मैटर हो जाता है। तो इसको मैं 2 वीडियोस में तैयार कराऊंगा आपको, लगभग आधे घंटे की, दोनों आधे घंटे की वीडियो होंगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कैसे उनको मक्का से विस्थापित होना पड़ता है, मक्का से कैसे भगाया जाता है, और वहां से जा करके वो वापस मदीना में अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, और वहां पर एक धार्मिक संप्रदाय के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करना आरंभ किया, और फिर एक बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर दिया। ये सारी चीजें हम देखेंगे कि यहाँ से कौन सा वर्ग था जो उनको विस्थापित करता है वहां, फिर कैसे वो वही वर्ग उनके संरक्षण में आ जाता है, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है खलीफाओं का शासन विस्तार। अब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो होता है, उनके उत्तराधिकारी जो होते हैं खलीफा कहलाते हैं। तो वही हुए खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। फिर इसके बाद आता है उमैयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद की स्थिति को समझना है हमें। यहाँ पर ये देखना है कि उनके उत्तराधिकारी जो स्वयं को खलीफा घोषित करते हैं या खलीफा बनते हैं, उन्होंने कैसे अपने साम्राज्य को विस्तारित किया, कैसे बढ़ाया, और उस विस्तार की प्रक्रिया में कैसे अब्बासी और उमैयद में साम्राज्य बढ़ गया, और कौन थे अब्बास, उनकी बेटी कौन थी फातिमा, इन सबका समुदाय कैसे बढ़ा और सिया सुन्नी में विभाजित होते हुए चले गए, और फिर गृह युद्ध की स्थिति आ गई, यानी संप्रदाय निर्माण हो गया, कैसे अलग अलग बट के
ये समझ लेंगे। और साथ ही साथ उमैयद सफल हुआ, कैसे सफल हुआ ये समुदाय, और राजतंत्र जो था, जो शासन व्यवस्था थी, उसको कैसे एकदम से अपने हाथों में उसकी बागडोर को कस के संभाल लिया, यानी केंद्रीकृत शासन कर दिया कि क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को बहुत ज्यादा रियायत नहीं दी। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अब्बासी क्रांति। ठीक, कैसे अब्बासी नेतृत्वकर्ताओं ने, अब्बास के नेतृत्व में लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन चला दिया और कैसे इस धर्म में अपने हक की लड़ाई के लिए लोग आगे आए और कैसे संघर्ष की स्थिति बनी। फिर उसके बाद आएगा खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। और सल्तनतों का उदय। बच्चों यहाँ तक जो स्थिति रही है, यहाँ तक धर्म जो था वही राजनीतिक व्यवस्था को चला रहा था, यानी जो धार्मिक रूप से सबसे बड़ा होगा या धर्म का जो मुखिया होगा वही संपूर्ण व्यवस्था पर राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकता है या राजनीतिक नियम वही बना सकता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब यहाँ कहते हैं आपस की फूट जग की लूट, तो यहाँ पर जब आपस में फूट हुई, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, संप्रदायों का निर्माण होने लगा, तो ऐसे में राजनीतिक व्यवस्था इनके हाथों से निकलती चली गई और खिलाफत जो था वो विघटित हो गया, समाप्त होता गया। अब क्षेत्रीय स्तर पर लोगों ने अपने अपने आसपास के क्षेत्रों में सल्तनत अपनी स्थापित कर ली, यानी अपना क्षेत्रीय शासन स्थापित कर लिया, राज्य स्थापित कर लिया। इस प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। और फिर यही सल्तनत की स्थापना की प्रक्रिया जो है वो 712 में कासिम को, 1000 में गौरी को और 1206 में यहाँ गजनवी को और यहाँ गौरी को भारत की तरफ लाने में मदद करती है। फिर अंत में जो सबसे लास्ट में इसका पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य, विद्या तथा संस्कृति। ठीक, यहाँ हम विघटन काल को पढ़ने के बाद सल्तनतों के उदय पर आ जाएंगे और देख लेंगे कौन सी महत्वपूर्ण सल्तनत उस समय उदित हुई जिन्होंने खलीफा के साम्राज्य को छिन्न भिन्न करके अपने आप को स्थापित किया और ये मात्र धार्मिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करने वाले एक समुदाय के रूप में बचे। और फिर उसी के साथ जब हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समग्र नजर डालेंगे, समग्र दृष्टि डालेंगे पूरे शासन व्यवस्था पर जो 570 से शुरू होकर 1200 तक चलती है। इस कालखंड में उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, उनकी कृषि व्यवस्था क्या थी, कैसे उनके क्षेत्र में शहरीकरण हुआ और कैसे वाणिज्य विद्या यानी जो लेखा शास्त्र कहते हैं, जिसको इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स का जो क्षेत्र होता है उसका कैसे उदय हुआ, क्योंकि इससे पहले तो विद्या थी नहीं, ज्ञान था नहीं, लेखन कला का कोई मामला था नहीं इनके पास। ये तो कबीलाई लोग थे, कबीला के लोग, कबीले में रहने वाले लोगों को हजरत मोहम्मद साहब ने संगठित किया और संगठित करके उनको एक संगठन का स्वरूप देकर एक धार्मिक व्यवस्था से जोड़कर थोड़ा सा सिविलाइजेशन की तरफ लेके गए। अभी क्या होता था, तो कबीले होते थे, उसका अपना मुखिया होता था और अपनी आवश्यकताओं के लिए एक कबीला दूसरे कबीला से निरंतर संघर्ष रहता था, जिनको बेदुइन का या बद्दू कहा जाता था। वो सारी चीजें हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो वाणिज्यिक विद्या का कैसे विकास हुआ और फिर इन सारी चीजों का एक कॉम्पैक्ट इम्पैक्ट जो हमको दिखता है, जो समग्र प्रभाव दिखेगा, वो इनकी संस्कृति क्या थी, यानी एक कैसे नया कल्चर उदित हुआ। ये संपूर्ण जो संस्कृति आज है, इनका जो वातावरण, वेशभूषा, पहनावा, बोलचाल, जो भी प्रक्रिया है, जो भी इनकी संस्कृति है, वो फिर हम उस पर समग्र नजर डालेंगे कैसे तय बन के तैयार हुई पूरी व्यवस्था। ठीक, तो इस तरह से ये आपका पार्ट फर्स्ट था। इसमें आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है और इसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये चीजें समझेंगे हम। फिर उसके बाद में आपने ये देखा कि पूरे टॉपिक्स क्या क्या से हैं। तो इस तरह से हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी और एक विजन आपके दिमाग में बन चुका होगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि आप अगले 8-9 दिन जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर आपका वीडियो फर्स्ट पार्ट इसका जो है चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। अगले पार्ट में जब हम आएंगे तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। ठीक, यानी इंट्रो तो लगभग हमारा हो ही चुका है, परिचय तो हो गया है। इसमें कुछ मूलभूत चीजें हैं
जो शब्दावलियां हैं उनको भी मैं बताऊंगा किसी टाइम में, किसी वीडियोस में। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग शुरू करेंगे अरब में इस्लाम का उदय। ठीक बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रेंडिंग है और थोड़ा सा जो है बहुत रेलेवेंट भी है, जरूरी भी है, क्योंकि वर्तमान में जो तेजी से परिवर्तन होते जा रहे हैं, सहिष्णुता और सांप्रदायिकता की भावनाएं, असहिष्णुता और सांप्रदायिकता की भावनाएं जो तेजी से घर करती जा रही हैं, ऐसी परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है कि सभी धर्मों का एक दूसरे से आत्मसात और परिचय होना चाहिए, ताकि सबको समझ में आए कि सिद्धांत तो सबके एक ही हैं, लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत है जिसे हम धार्मिक बना रहे हैं। तो वर्तमान समय में यही हो रहा है कि व्यक्तिगत लड़ाइयों को धार्मिक रंग दिया जा रहा है, सामुदायिक लड़ाई या व्यवहार क्षेत्रीय लड़ाइयों को धार्मिक रंग दिया जा रहा है, ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके और लोगों के खिलाफ लोगों को भड़काया जा सके। लेकिन जब हम गहराइयों में जाते हैं तो सभी धर्मों का सार जो है वो एक ही पाते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, भलाई करनी है और अपना काम करना है। ठीक, मानव कल्याण की बात हर जगह की गई है। तो बच्चों, आप लोग इसको देखिए, कंप्लीट कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।